आप सभी विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय कुंभलगढ़ के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर वेलकम, स्वागत। आप सभी को नमस्ते। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह है हमारा फिशिंग यानी कि मत्स्यन या मत्स्याखेट, मछली पकड़ना जो आर्थिक क्रिया है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। सुखड़िया विश्वविद्यालय की प्रथम वर्ष के भूगोल पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो मानव भूगोल जो पार्ट है उसकी 30 यूनिट से रिलेटेड ये टॉपिक है, अर्ली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैनकाइंड, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में फूड गैदरिंग और हंटिंग के बारे में आपको बताया है। अब आज हम पढ़ रहे हैं फिशिंग के बारे में, मत्स्याखेट के बारे में। सबसे पहले व्हाट इज़ फिशिंग, मत्स्याखेट क्या है? तो इसका सामान्य है कि पानी में मछली पकड़ना जो है वो क्रिया है हमारी मत्स्याखेट, मत्स्यन। और मानव ने जो कृषि सीखने से पहले जो है मनुष्य ने अपने जीवन यापन के लिए जो प्रारंभिक जो आर्थिक क्रियाएं थी वो थी गैदरिंग, फूड गैदरिंग, आखेट, और आखेट के साथ साथ मत्स्याखेट, मछली पकड़ने का व्यवसाय करता था। यानी कि मत्स्याखेट जो है वो मानव के प्राचीनतम व्यवसायों में से एक है। आज भी विश्व के विभिन्न देशों में यह एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, और जिस जिसे तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्य संसाधन उपलब्ध कराने में मत्स्यन व्यवसाय का जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और रहेगी। विश्व में कई ऐसे देश हैं जैसे जापान, नॉर्वे, न्यूफाउंडलैंड, आइसलैंड। इन देशों में जहाँ अधिकांश भूमि पहाड़ी प्रकार की है, पथरीली भूमि, अनुपजाऊ भूमि है, और यानी कि वहाँ कृषि के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है, और जहाँ बड़ी जनसंख्या वहाँ जो है वहाँ की जनसंख्या के जीवन यापन के लिए यानी कि खाद्य आपूर्ति के लिए मत्स्यन जो है वो एक प्रमुख जो है उसका स्रोत है। मत्स्याखेट को समुद्री कृषि भी कहा जाता है, सी कल्चर। और यह जो कृषि है उसमें न तो अन्य जैसे हम वास्तविक जो कृषि करते हैं उसकी भांति न तो भूमि को जोतना पड़ता है, न बीज बोना पड़ता है, न खाद डालनी पड़ती, न सिंचाई करनी पड़ती, न फसल पकने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। केवल एक साधारण से जाल द्वारा मछली पकड़ी जाती है। तो ये एक प्रीलिमिनरी थोड़ा सा हमने जानकारी पढ़ी है कि मत्स्यन का मतलब पानी में मछली पकड़ना, और ये मानव की जो प्राचीनतम जो व्यवसाय है उसमें से एक है। जब मानव ने अपनी प्रारंभ में मनुष्य ने अपने उद्भव के साथ जो आर्थिक क्रियाएं प्रारंभ में शुरू करी, भोजन संग्रहण, आखेट, उसके बाद मत्स्याखेट ही जो है उसका प्रमुख व्यवसाय था। कृषि उसके बाद मानव ने सीखी है। और ये जो मत्स्याखेट इसे समुद्री खेती भी कहा जाता है। और विश्व के कई देश है जहाँ खाद्य संसाधन के लिए मत्स्याखेट जो है वो एक प्रमुख स्रोत है। अब जो मत्स्य व्यवसाय है, एक अनुमान के अनुसार जल में मछली की लगभग 30,000 जातियां पाई जाती हैं, और जल की प्रकृति के आधार पर मत्स्याखेट को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है ताजे पानी की मछलियाँ और एक समुद्री जल की मछलियाँ। ताजे पानी की जो मछलियाँ हैं, फ्रेश वाटर फिशिंग जो हैं, या ये जो है ये किया जाता है आंतरिक भाग में, नदियाँ, झीलों, तालाबों में जो मछलियाँ पाई जाती हैं उन्हें ताजे पानी की मछलियाँ कहते हैं। और ये इसका जो उत्पादन है इस मत्स्याखेट है वो कम मात्रा में होता है और इसकी स्थानीय खपत हो जाती है। और जो समुद्री जल में जो मछलियाँ पकड़ी जाती है वह बड़े पैमाने पर पकड़ी जाती हैं, और स्थानीय मांग को पूरा करने के साथ साथ अतिशय जो उत्पादन होता है, अतिरिक्त जो उत्पादन होता है, सरप्लस जो प्रोडक्शन होता है, उसे अन्य देशों में बेचा भी जाता है। यानी कि जो ताज़े पानी की मछलियाँ हैं वो स्थानीय आपूर्ति के लिए उपलब्ध होती हैं, लेकिन समुद्री जो जल की जो मछलियाँ हैं, यह जो मत्स्याखेट है वो बड़े पैमाने पर होता है जिसका व्यापार भी किया जाता है। अब मत्स्याखेट से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट पर हम बात कर रहे हैं कि जो विश्व में मत्स्याखेट का अपन वितरण देखें तो विश्व में मछली पकड़ने का जो व्यवसाय है वो मुख्य रूप से नए विश्व का लगभग 98% जो मछलियाँ पकड़ी जाती है उसका एक क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांशों में। उत्तरी गोलार्ध में मत्स्याखेट मेनली होता है, और वहाँ पर और उत्तरी गोलार्ध के किन भागों में, तो मध्य अक्षांशों में या शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ मत्स्य उद्योग अधिक विकसित हुआ है। तो हम जानेंगे
कि यहाँ मत्स्य उद्योग के अधिक विकसित होने के क्या कारण हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में 98% मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और उसमें से भी 85% जो मछलियाँ हैं वो उत्तरी गोलार्ध के भी मध्य अक्षांश यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पकड़ी जाती हैं। इसके जो कारण है उसे हम दो वर्ग में रखकर पढ़ते हैं। एक, उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांशों में मत्स्य व्यवसाय क्यों विकसित हुआ, उसके क्या भौतिक कारण हैं, और दूसरा उसके क्या आर्थिक कारण हैं। भौतिक कारकों पे पहले चर्चा करते हैं। तो उसमें जो कुछ कारक है उसमें पहला है महाद्वीपीय मग्न तट। मग्न तट क्या होता है? तो मग्न तट का ये जो सागर तट के समीप का जो समुद्र का भाग होता है, तट के समीप का जो समुद्री भाग होता है, जिसकी गहराई जो है अधिकतम गहराई 200 मीटर तक की होती है, यानी कि जो उथला भाग होता है। और क्योंकि ये भाग उथला कम गहराई का भाग होता है तो यहाँ सूर्य प्रकाश आसानी से पहुँचता है, जिससे मछलियों को पर्याप्त ऑक्सीजन पर मिल जाती हैं। और स्थलीय भाग से लगा होता है जिसकी वजह से यहाँ पर्याप्त तलछट भी जो है प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। ये सभी तत्व मछली के निवास और वर्धन के लिए उपयुक्त होते हैं, जिस कारण जो है यहाँ मत्स्याखेट बड़ी मात्रा में होता है। और ये जो मग्न तट है, महाद्वीप मग्न इस प्रकार के, ये उत्तरी गोलार्ध के इस मध्य अक्षांश में पर्याप्त रूप में वृहत रूप में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में मत्स्याखेट अधिक विकसित हुआ है। दूसरा, बैंक या चबूतरे की विद्यमानता। बैंक या चबूतरे क्या होते हैं? तो समुद्र में पाए जाने वाले विस्तृत, छिछले तथा हल्के ढाल वाले जो क्षेत्र होते हैं, हल्के ढाल वाले जो भाग होते हैं, उन्हें बैंक या चबूतरे कहा जाता है। बैंक या चबूतरे क्या होते हैं? तो समुद्र में पाए जाने वाले विस्तृत, छिछले तथा हल्के ढाल वाले भाग, जिन्हें बैंक या चबूतरे कहा जाता है। और ये ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वो मछली पकड़ने के उत्तम स्थान होते हैं। न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पूर्व में ऐसा ही एक बैंक है जिसे कहते हैं ग्रांड बैंक, और उत्तरी सागर में एक आता है डागर बैंक। ये दोनों बैंक मत्स्याखेट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पूर्व में स्थित ग्रैंड बैंक और उत्तरी सागर में स्थित डागर बैंक। और भी आगे थोड़ी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जहाँ बैंक हैं, इस प्रकार के जो उथले भाग हैं, वहाँ मत्स्याखेट के लिए अनुकूल होते हैं। फिर हैं तीसरा प्रमुख भौतिक कारक जो सहयोगी हैं यहाँ मत्स्याखेट के लिए, वो है कटी फटी तटरेखा। ये जो उत्तरी गोलार्ध का जो मध्य अक्षांश क्षेत्र, वहाँ के जो तट हैं वो कटी फटी तटरेखा वाले हैं, जहाँ पर मछली पकड़ना के लिए बहुत सहायक होते हैं। क्योंकि ऐसी जो कटी फटी तटरेखा होती है, वहाँ के पास का जो समुद्र का जल है वो शांत रहता है और मछली जो है वो शांत जल में रहना पसंद करती हैं। और ऐसी कटी फटी तटरेखा जहाँ जल शांत होता है, समुद्री तूफानों का भय नहीं होता है, जिससे मछुआरे भी अधिक दूरी तक मत्स्याखेट के लिए जाते हैं। और जिसकी वजह से कटी फटी तटरेखा भी एक प्रमुख जो है आदर्श स्थिति, अनुकूल स्थिति है मत्स्याखेट के लिए। फिर एक आदर्श अनुकूल स्थिति जो है वो होती है ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलन क्षेत्र। जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं, वहाँ भी मत्स्याखेट के प्रमुख क्षेत्र होते हैं। और इस क्षेत्र में मछलियों का प्रमुख आहार प्लैंकटन जो है वो बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं। जैसे आगे हम पढ़ेंगे, जहाँ क्यूरोशिवो और क्यूरेल जलधाराएं मिल रही है, वहाँ मत्स्याखेट का प्रमुख क्षेत्र है। जहाँ लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं मिल रही, वहाँ प्रमुख क्षेत्र हैं मत्स्याखेट का। इसके अतिरिक्त इस प्रदेश की शीतल जलवायु और वनों की जो विद्यमानता है, वह भी मत्स्याखेट के लिए अनुकूल है। शीतल जलवायु जो है वो, उसमें मछली लंबे समय तक जो है ख़राब भी नहीं होती हैं और वहाँ प्लैंकटन भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और वनों की जो विद्यमानता है इस प्रदेश में, उसकी वजह से उस हल्की लकड़ी से जो है नौकाएं वगैरह बनाई जाती, जो मत्स्याखेट के लिए प्रयुक्त होती हैं, काम आती हैं। ये थे कुछ प्रमुख भौतिक कारक जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मत्स्याखेट विकसित हो पाया है। साथ ही कुछ आर्थिक कारकों में इस क्षेत्र में बड़ी जनसंख्या निवास करती है, जिससे मांग अधिक है। और मांग, जहाँ किसी भी चीज़ की मांग होगी वहाँ वहाँ आर्थिक क्रिया विकसित होगी। खाद्यान्नों की कमी, इस प्रदेश के कई ऐसे देश हैं जहाँ कृषि योग्य भूमि कम है और बड़ी जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति के लिए मत्स्याखेट का जो है विकास किया गया है। यातायात की सुविधाएं, शीत भंडार की सुविधाएं और प्रौद्योगिक विकास, इन कारकों से भी
जो है मत्स्याखेट को जो है प्रोत्साहन मिला है। तो ये हमने पढ़े, उत्तरी गोलार्ध प्रमुख क्षेत्र है, उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांश मत्स्याखेट के प्रमुख क्षेत्र है, और वहाँ क्यों ये विकसित हुए उसके भौतिक आर्थिक कारकों के बारे में हमने जाना। अब एक महत्वपूर्ण और एस्पेक्ट पर हम बात करेंगे मत्स्याखेट के संदर्भ में, और वो है हमारा विश्व के प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र या मत्स्याखेट के क्षेत्र कौन कौन से। इस मानचित्र की सहायता से हम देखिए जानते हैं। तो 4 जो सबसे प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें पहला ये वाला क्षेत्र है, और ये है प्रशांत महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। इस वजह से इस प्रदेश का नाम हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। दूसरा ये क्षेत्र है, ये अंध महासागर का उत्तरी पश्चिमी भाग है, तो उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र या अंध महासागरीय क्षेत्र। तीसरा ये भी अंध महासागर में, लेकिन ये अंध महासागर का अब कौन सा क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी भाग, तो उत्तरी पूर्वी अंध महासागरीय क्षेत्र। और चौथा प्रशांत महासागर का उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। ये 4 सबसे प्रमुख मत्स्याखेट के क्षेत्र, और चारों ही आप देखिए ये है हमारी भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के कहाँ है, उत्तर में है। उत्तर में भी कहाँ है, तो ये मध्य अक्षांशों के अंतर्गत है। इसलिए जैसा हमने पढ़ा है, विश्व में जो मत्स्याखेट है उसका लगभग 98% उत्तरी गोलार्ध में है, और उसका भी 85% जो है वो मध्य अक्षांशों में, इस लेटिट्यूड्स में हैं, जो इस मानचित्र से स्पष्ट हो रहा है। ये सारे क्षेत्र ये उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में है। सबसे पहला प्रदेश जो सबसे बड़ा क्षेत्र है मत्स्याखेट का, सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। कौन सा है पहला वाला? पहला वाला जो क्षेत्र है वो है हमारा उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। इसके बारे में यहाँ उत्तर में बेरिंग सागर से लगाकर, उत्तर में यहाँ बेरिंग सागर से लगा के दक्षिण में पूर्वी चीन सागर तक विस्तृत है। सबसे बड़ा मत्स्याखेट का क्षेत्र है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 100 लाख टन मछली जो है पकड़ी जाती है, और इसमें से लगभग 70 लाख टन अकेले जापान में पकड़ी जाती हैं। और यह जो क्षेत्र है यहाँ कई ऐसी सुविधाएं हैं जिसकी वजह से यह मत्स्याखेट अधिक विकसित हुआ है, जिसमें जैसे जापान जो एक द्वीपीय राष्ट्र, और यहाँ लगभग यहाँ की जो विस्तृत तटरेखा में 4000 मछुआरों के गांव हैं। कटी फटी तटरेखा, महाद्वीपीय मग्न तटों की उपस्थिति, ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलन स्थल हैं। कृषि योग्य भूमि कम होने से भी मत्स्याखेट को अधिक प्रोत्साहन मिला है, कि क्योंकि खाद्यान्न आपूर्ति के लिए वहाँ प्रमुख एक आवश्यकता है। जनसंख्या अधिक है, इससे भी महत्व बढ़ गया, बढ़ी हुई जनसंख्या को खाद्यान्न आपूर्ति देना। जापान के निवासी अच्छे नाविक के समुद्र में दूर दूर तक मछली पकड़ने की क्षमता रखते हैं। ठंडी जलवायु भी, जिससे में मछलियाँ लंबे समय तक खराब नहीं होती है। शीत भंडारों की भी उचित व्यवस्था है। ये सारे जो कारण हैं जिसकी वजह से जापान विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। अब दूसरा प्रमुख क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी जो अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र हैं, जो न्यू फाउंडलैंड से लगा के न्यू इंग्लैंड तक, ये जो पूरा क्षेत्र है, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड से न्यू इंग्लैंड क्षेत्र तक, इसमें ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक, सेवल बैंक, ऐसे कई और जो हैं छोटे ऐसे क्षेत्र हैं, बैंक्स हैं, चबूतरे हैं, जो मत्स्याखेट के लिए प्रसिद्ध हैं। ये था हमारा उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र, न्यू फाउंडलैंड से लगा के न्यू इंग्लैंड तक ये क्षेत्र फैला हुआ है। फिर तीसरा है हमारा, ये पहला क्षेत्र था, ये दूसरा क्षेत्र पड़ा उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक। अब है तीसरा ये क्षेत्र, यानी कि उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र। जो उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र हैं, ये कहाँ से कहाँ तक हैं, तो ये आइसलैंड से लेकर, आइसलैंड के समानांतर ये जो लेटीट्यूड्स हैं, इन क्षेत्रों से लेकर कर इधर भूमध्य सागर के जो है भूमध्य सागर तक ये पूरा ये क्षेत्र है। उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र आइसलैंड से भूमध्य सागर के तट तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र का उत्तरी सागर सबसे बड़ा जो है उत्पादक क्षेत्र है,
इनमें सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो ये नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर है, जहाँ ये डागर बैंक हैं। ये सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, मत्स्याखेट का सबसे बड़ा प्रमुख क्षेत्र। यहाँ डागर बैंक और फिशर बैंक, ग्रेट फिशर बैंक, जो दो प्रमुख बैंक है मत्स्याखेट के क्षेत्र हैं। और जो हैं यूरोपीय राष्ट्र, ये जो पूरा जो बैंक है यहाँ समीपवर्ती क्षेत्र में सभी ये पश्चिम यूरोपीय देश हैं, जहाँ पर जो जनसंख्या, इन देशों की जनसंख्या अधिक है, जिससे इस क्षेत्र में स्थानीय खपत अधिक होती है। यहाँ से जो मत्स्याखेट होता है उसका व्यापार जो है वो बहुत कम होता है। और ये दूसरा बड़ा मत्स्याखेट का क्षेत्र है, जहाँ से लगभग प्रतिवर्ष 90 लाख टन मछलियाँ जो है वो पकड़ी जाती हैं। अब चौथा हमारा एक क्षेत्र और जो आपको बताया था, उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र 4 प्रमुख क्षेत्रों में से चौथा ये क्षेत्र। यह जो क्षेत्र है वो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ साथ अलास्का से कैलिफोर्निया तक विस्तृत है। कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है यह क्षेत्र? तो ये जो क्षेत्र है वो ये अलास्का से लगा के इधर ये कैलिफोर्निया राज्य तक, ये अलास्का से कैलिफोर्निया तक विस्तृत है। इसके अंतर्गत जो अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, वॉशिंगटन, ओरेगन, कैलिफोर्निया, ये सारे क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मत्स्य उद्योग का इतना अधिक विकास नहीं हुआ है। यहाँ जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश, वहाँ सर्दियों में जो है मेनली मत्स्याखेट जो है वो किया जाता है। भारत में की भी एक लंबी तट रेखा है, लगभग 2.8 लाख टन भारत में प्रतिवर्ष मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। भारत में गुजरात, मालाबार तट, खंबात की खाड़ी, तमिलनाडु जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। भारत में मत्स्याखेट को और बढ़ावा देने के लिए सरकारें जो है, भारत सरकार और राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं, क्योंकि भारत भी एक बड़ी जनसंख्या देश है और यहाँ पर मत्स्य उद्योग जो है इसके विकास को प्रोत्साहन देने की प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे मत्स्य और ये भारत की बढ़ी हुई जनसंख्या को मत्स्याखेट के द्वारा भी खाद्य संसाधन उपलब्ध कराए जा सके। तो ये हमने आज इस टॉपिक में मत्स्याखेट के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले एक परिचय देखा है, परिचय के बाद उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांशों में क्यों मत्स्य उद्योग अधिक विकसित हुआ उसके कारणों के बारे में पढ़ा है, और फिर विश्व में मत्स्याखेट के जो 4 सबसे प्रमुख क्षेत्र हैं उनके बारे में जाना है। भारत में मत्स्याखेट की जो एक सामान्य स्थिति है उसके बारे में पढ़ा है। थैंक्स। आप अपने अध्ययन को निरंतर सुचारू रूप से जारी रखें। आप सभी को धन्यवाद।